कुमार है और मैं आप लोग को पूरा 10th क्लास का जितने भी इम्पोर्टेंट्स फार्मूले हैं और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा जो स्टार्ट होता है पॉइंट्स, वो होता है नंबर्स से। क्या होता है? संख्याओं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम संख्या से स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे पतला कर लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो है वो है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ और कहाँ तक जाए? इन्फिनाइट तक। सॉरी, कहाँ तक जाए? इन्फिनाइट तक। उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इन्फिनाइट तक। उसे क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या बोला जाता है। ठीक, चलिए, तो प्राकृतिक संख्या जो ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ हो और कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पे आता है सम संख्या। तो सम संख्या वैसी संख्या जो कहाँ से स्टार्ट हो? दो से। वैसी संख्या जो दो से क्या हो? पूरी तरह क्या हो? विभाजित हो। दूरी तरह से दो से पूरी तरह क्या हो? विभाजित हो। उसे क्या कहा जाता है? सम संख्या कहा जाता है। या दूसरे शब्द में कहा जाए तो इकाई अंक के स्थान पे, इकाई अंक के स्थान पे क्या हो? जीरो हो, दो हो, चार हो, छः हो या क्या हो? आठ हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से विभाजित ना हो, उसे क्या कहा जाता है? विषम संख्या। पूर्णांक संख्या तो जीरो से ऋणात्मक अंक की संख्या और जीरो से धनात्मक अनंत अंक की संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं हम एक व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है मेरा, ठीक है, और ये व्यक्ति का ए राइट हैंड है, ए यहाँ पे राइट हैंड है, ठीक, और ये क्या है? लेफ्ट हैंड है। और ये व्यक्ति अगर इधर बाएं साइड एक सम चलता है तो -1, ये दूसरा साइड चलता है तो कितना? -2, अगला -3, तो माइनस कितने? 4। कहाँ तक भाई? इन्फिनाइट तक। और राइट साइड में अगर यहाँ पे चलता है तो +1, यहाँ पे चलता है तो +2, यहाँ पे चलता है तो +3, इधर चलता है +4। तो ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो? कट जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन प्रथम अभाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। तो 4, देखिए 4 की डिविजिबिलिटी अगर देखा जाए, देखिए 1 से विभाजित हो रहा है, 4 से हो रहा है और किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है, जिस कारण से जो 4 है मेरा पहला भाज्य संख्या है। अब देखिए भाज्य संख्या के बाद आता है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। जैसे 2 किससे कटता है? 1 से, और किससे? 2 से। तो पहला अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, जो सम संख्या भी है। अब जैसे कि देखिए 1 से लेके 100 तक जो मेरी अभाज्य संख्या की संख्या है 25 है। 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्या की है 9। ठीक है, 26 से लेके 51 तक अभाज्य संख्या, 50 तक की अभाज्य संख्या की संख्या है 6, और 51 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या है 10। तो 10, 9, 6, 15, अर्थात टोटल 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितने हैं? 25 है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। क्या हो भाई? P/Q के रूप में हो और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि Q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे कि 1/0 ये क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 0 जो है 1 को विभाजित नहीं कर सकता है, लेकिन 0/1 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 0 को डिविजिबिलिटी कर सकता है, भागा दे सकता है। कितने बार में? 0 बार में।
ठीक है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और q बराबर नॉट इक्वल टू क्या 0, उसे क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। अब जैसे कि अपरिमेय संख्या जो ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या तो वैसी संख्या जिसमें परिमेय प्लस अपरिमेय, क्या अपरिमेय दोनों संख्या क्या हो, सम्मिलित हो, उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। अवास्तविक संख्या क्या होता है, जो वास्तविक संख्या नहीं होते उसे अवास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये सारा चीज़ लैंग्वेज के तौर पे है। ठीक है, जैसे कि सारे लोगों का डिफिनेशन है, आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं पीडीएफ नीचे डाल दूंगा, आप लिंक से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अब आते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल्स। देखिए बहुपद होते क्या हैं, तो देखिए बहुत सारे पद को ही बहुपद कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे पद को क्या कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। ये जैसे कि जो है यहाँ पे जो लिखा गया है, ये बहुपद लिखने का क्या है, इसी रूप में क्या रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे बोल रहा है कि जितने भी है यहाँ पे क्या वास्तविक संख्या होंगे और n जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या मतलब कि 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। अब यहाँ पे आता है बहुपदों का घात। ठीक है, तो देखिए बहुपदों का घात होता क्या है, जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए बहुपदों में चर का महत्तम घात बहुपद का क्या कहलाते हैं, घात कहलाते हैं। जैसे 99 9x² प्लस 2x प्लस कितना 3, इसमें बोलेगा कि बहुपद के घात कितने हैं। देखिए या 9 के घात कितने हैं, यहाँ पे 9 जो है x² से गुना है, तो यहाँ पे कितने घात हो गए, 2 हो गए। ठीक है, तो सबसे अधिकतम जो होते हैं उसी को लिखा जाता है। अब जैसे कि मान लेता हूँ यहाँ पे दे दिया 99 x के पावर कितना 35, यहाँ पे कितना 4, तो अब यहाँ पे 4, बाकी सब टर्म क्या हुए, तो बाकी स्तर में क्या हो गया कि अचर जो थे वो वहाँ पे क्या थे, 0 थे। क्या थे, 0 थे, जिस वजह से गुना होकर क्या हो गया, खत्म कर लिए। यहाँ पे इसके बहुपद के घात कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है शून्य बहुपद क्या होते हैं, 0 पॉलिनोमियल्स। तो देखिए 0 पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है p इंटू एक्स बराबर कितने 0, क्या होते हैं 0। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, जैसे कि 2x प्लस कितना 1 बराबर कितना 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा -1 और -x बराबर क्या हो जाएगा, तो -1 बटा कितना 2, -1 बटा जो 2 है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो पूरे बहुपद इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो बहुपद का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे, उसे क्या कहा जाता है, शून्य बहुपद कहा जाता है। ठीक है, शून्य बहुपद। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। अचर बहुपद क्या होते हैं, अचर बहुपद क्या होते हैं, जैसे कि p इंटू सी, जहाँ पे c जो है कांस्टेंट है, अचर संख्या है। अचर संख्या किसे कहते हैं, जिसका मान कभी ना बदले, उसे क्या कहा जाता है, अचर संख्या। अचर संख्या जिसका मान बदलते रहे। जैसे कि मान ले एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति x और दूसरा क्या व्यक्ति y, और इन दोनों के पास में 20 रुपये है। तो कोई बता सकता है क्या कि इसके पास कितना है, इसके पास कितना नहीं है। जैसे कि हो सकता है कि इसके पास 15 हो और इसके पास क्या हो 5 हो, इसके पास 5 हो, इसके पास क्या हो 15 हो सकता है कि इसके पास 7 हो, इसके पास क्या हो 8 हो। तो ये लगाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिस कारण से अचर संख्या है। तो अचर संख्या ए से लेके कहाँ तक, जेड तक की संख्या को क्या माना जाता है, अचर संख्या के रूप में माना जाता है। इसे एक रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जिसका मान हमेशा क्या हो सकता है, बदलते रहता है। अब चर क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं आगे चलना चाहता हूँ। अचर क्या होता है, तो अचर होता है कि जब किसी का मान ना बदले, जब किसी का मान नहीं बदले। जैसे कि एक व्यक्ति है राम, क्या है राम, ठीक है राम, और एक व्यक्ति है श्याम, क्या है श्याम। राम के पास 15 रुपये और श्याम के पास कितना है 5 रुपया। तो इसका मतलब है कि दोनों के पास जोड़ के कितना है 20 रुपया ही है। अब यहाँ पे कंफर्म है कि राम के पास 15 रुपया ही है और श्याम के पास कितने हैं 5 रुपया ही है। तो इसे क्या कहा जाता है, अचर। तो अचर बहुपद को पी
सी एक्स पी इंटू एक्स बराबर कितना सी, जहाँ पे सी एक अचर संख्या होगी, वास्तविक संख्या हो जिसे अचर बहुपद कहा जाता है। इसके घात शून्य होते हैं। इसके घात शून्य इसलिए होते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे बता दे रहा तो कैसे होते हैं। एक्स के पावर जीरो होता है, और एक्स के पावर जीरो मतलब जैसे कि मैं मान लेता हूँ 9, तो देखिए किसी भी संख्या के पावर जीरो रहने पर उसका मान क्या होता है, एक से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जिस कारण से इस बहुपद का घात क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। रैखिक बहुपद क्या होते हैं। रैखिक बहुपद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद होता क्या है। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे कि अगर पूछेगा कि यहाँ पे घात कितने हैं, तो 2x का घात कितना है 1 है। यहाँ पे इसे इस फॉर्म में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जहाँ पे a बराबर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर एक a बराबर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है वहाँ पे 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाता है तब वो बहुपद नहीं होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ 0x प्लस कितने 6। तो आप पूछेगा कि ये कौन बहुपद है, तो ये बहुपद है ही नहीं, सिर्फ अचर बहुपद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रैखिक बहुपद के तौर पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि 0 से x से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस कितने हो जाएगा 6। तो 6 एक संख्या है जो एक क्या है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या भी है, और बोल सकते हैं कि अचर बहुपद भी है। ठीक है, आगे थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूँ ताकि आप लोग को इससे होच पोच नहीं लगे। अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए अगर मैं आगे चलता हूँ और अब देखिए द्विघात बहुपद क्या होते हैं। तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ 5x² माइनस 5x माइनस कितना 5। तो पूछेगा कि इसमें कितने घात हैं, तो अधिकतम जो x के सबसे हाईएस्ट पावर को ही बहुपद ये डिसाइड करता है तो कितने घात वाले बहुपद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो घात वाले क्या हो गए बहुपद हो गए। तो द्विघात बहुपद के लिखने का तरीका क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस कितना c, जहाँ पे a बराबर नॉट इक्वल टू 0, b बराबर 0 हो सकते हैं, c बराबर भी 0 हो सकते हैं, लेकिन a बराबर अगर 0 हो गया तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, फिर वह त्रिघात वाले बहुपद नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप लोग सभी को पता होगा, क्योंकि a बराबर जैसे 0 रखाएगा एक से गुना होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये रैखिक बहुपद में चला जाएगा। चलते हैं, अब आगे चलता हूँ, मैं थोड़ा सा इसे फिर इरेज करता हूँ। देखिए देखिए अब यहाँ पे आता है द्विघात हो गया। त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, तो जिसमें ये सॉरी यहाँ पे त्रिघात बहुपद, तो जिसमें घातों की संख्या क्या होती है 3 होती है, और यहाँ पे ये त्रिघात बहुपद होते हैं। अब जैसे कि मान लेता हूँ, जैसे कि 2x³ प्लस 5x प्लस 3x 9x प्लस कितना 7। तो इसमें x की घात कितने हैं भाई, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 3। तो x के घात यहाँ पे कितने हैं, तो x की घात यहाँ पे 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे कि एक पद बहुपद। ठीक है, तो एक पद वाले पद को एक पद बहुपद कहा जाता है। जैसे कि x अपने आप में बहुपद है, क्योंकि इसमें एक पद है। 4 भी एक बहुपद है क्योंकि इसमें एक पद है, और 3x² भी एक बहुपद ही है, लेकिन ये एक पद वाले बहुपद है। अगर आपसे पूछेगा कि ये बहुपद कितने घात वाले हैं, तो इसमें घातों की संख्या 2 है, लेकिन पदों की संख्या सिर्फ कितने हैं 1 है। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या कि जो bx प्लस c है, यहाँ पे b का मान भी क्या था 0 था, और c का मान भी क्या था 0 था, जिस कारण से क्या हो गया खत्म हो गया। यहाँ पे लिखाया हुआ है 3x²। तो आप कंफ्यूजन ना हो कि 3x² अगर बराबर है तो 2x या 5 या 6 या 7 या 9x क्या होना ही चाहिए। ठीक ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर वहाँ पे अचर की जगह पे वो अगर शून्य ले लेते हैं तो ये बहुपद को क्या करते हैं, वो 0 बना देते हैं। मैं अब आगे चलता देखिए अब यहाँ पे द्विपद बहुपद, जिसमें क्या हो पदों की संख्या क्या हो 2, तो x प्लस 3 या 5x प्लस कितना 6, ये द्विपद है, और रैखिक बहुपद भी है। तो 3x³ प्लस 9 3x³ प्लस 9 क्या है, ये
द्विपद बहुपद हैं, ठीक है। द्विपद क्या है? बहुपद हैं। अब त्रिपद बहुपद में क्या हो जाएंगे? इसमें 3 पद आ जाएंगे, 1 2 3। अब जैसे कि मान लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 5x, तो 5x², 6x², यहाँ पे 6। तो ये कितने पद वाले बहुपद हैं? 3 पद वाले बहुपद। और घात की बात करें तो 2 घात वाले क्या हैं? बहुपद हैं। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज के तौर पे, क्या बोल रहा है कि बहुपद के शून्य, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो किसी भी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को क्या करे? सुन करके तुल कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है, ठीक है। शून्य कहलाता है। जैसे तो यहाँ पे शून्य, जैसे कि शून्य की बात करते हैं तो -b बटा क्या होते हैं? ये होता है। चलिए, तो -b बटा कितने होते हैं? ये होते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। तो देखिए, शून्यकों में संबंध का मतलब ये होता है, जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर बहुपद के शून्यकों का योग की बात करता हो तो आपको याद रखने होंगे, योग की मतलब होता है -b बटा a, और गुणनफल का मतलब होता है c बटा क्या? a। जैसे मान लेता हूँ, जैसे कि 3x² प्लस 6x प्लस 6। तो यहाँ पे बोलेगा कि a की जगह पे, यहाँ पे देखिए, a की जगह पे कितने? 3 है, b की जगह पे क्या है? 6 है, c की जगह पे भी क्या है? 6 है। अब बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, या शून्यकों का योग क्या होगा? तो शून्यकों के योग की बात करते हैं तो -b बटा a। तो b यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे ये क्या है? पॉजिटिव ही है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना? 6 बटा कितना? 3। 3 ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 बटा 2, भी क्या? माइनस में। अगर गुणांक की बात करता है तो होता है c बटा a। c की जगह पे क्या है? 6 है, 6 बटा 6 कट गया, तो कितने हो गए? 1 हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि द्विघात बहुपद को इस फॉर्म में लिखा जाता है जहाँ पे क्या हो? a बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। एक अल्फा और दूसरा क्या होते हैं? बीटा होते हैं। जैसे कि अल्फा, तो अल्फा बराबर आपको याद रखने होंगे कि -b प्लस √4² माइनस 4ac बटा 2a, और बीटा बराबर हो जाता है -b माइनस 4√4 बटा कुछ 2a। जैसे कि यहाँ से एक अल्फा और क्या ज्ञात होता है? बीटा ज्ञात होता है, जो आपको याद रखने होंगे। देखिए, यहाँ पे बहुपद एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे अनगिनत क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो आपको याद रखने जरूर होंगे, ठीक है। मैं देखता हूँ 10th क्लास के बच्चों को कि वे फार्मूला नहीं याद रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको मैथ के लिए फार्मूला बेसिक क्या होना चाहिए? याद रहने चाहिए, तभी आपसे मैथ क्या होंगे? बेहतर तरीके से बन पाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि शून्यकों का योगफल, तो -b बटा a, क्या बोल रहे हैं कि चर पद, ठीक है, और x का क्या हो जाएगा? गुणांक हो गया। तो चर पद यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है? bx प्लस कितना? c। यहाँ पे जो a और b और क्या है? c है, वो अचर पद है, ठीक है। लेकिन x² जो a का गुणांक है, ये क्या है? चर है, और ये भी क्या है? चर है। और यहाँ पे जो यहाँ गुने हो गया x के पावर कितना है? 0, जिस कारण से 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो हो जाएगा कितना? अचर पद बटा का x का गुना, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? c बटा a। चर पद बटा का x का गुना। देखिए, यहाँ पे जो होता है, बहुपद को इस तरह फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ से अगर ये गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? x² अल्फा, यहाँ से अभी इसको a² यहाँ से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? a अल्फा, फिर यहाँ से देखिए माइनस प्लस माइनस में हो जाएगा, और यहाँ की बात करते हैं ऐसे गुना करके हो जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो? जब 3 घात वाले बहुपद आ जाएंगे तब, जैसे तो 3 घात के बहुपद के क्या होते हैं? x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d।
और ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए बराबर जैसे ही नॉट इक्वल टू जीरो होगा वो तीन घात वाले बहुपद नहीं होंगे, जिन्हें क्रमशः क्या अल्फा बीटा और गामा के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुना अल्फा इंटू प्लस बीटा गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा ए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का क्या गुणांक, और फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी बटा ए, चर पद बटा एक्स का एक्स क्यू का क्या गुणांक। तो नीचे क्या होते हैं, लमसम सेम ही होते हैं। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, जैसे 2x प्लस 6y बराबर कितने, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन सा कलर लेता हूँ, काला ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसे इरेज कर, देखिए यहाँ पे आपको याद ये वाला याद रखने होंगे, ठीक है, ग्राफ से ही होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2x प्लस कितने 3y बराबर कितने 5, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कितना 2x प्लस 5y बराबर कितना 6। तो देखिए यहाँ पे रखिए 2 बटा कितना 2 बराबर 3 बटा कितना 4, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट इक्वल। तो जब इस तरह के जाएं तो उनका ग्राफ क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी करते हैं, ठीक है, और केवल एक हल ही होता है, जिसे क्या कहा जाता है, अद्वितीय हल कहा जाता है। तो देखिए इसका ग्राफ दरअसल कैसे बनता है, मैं यहाँ पे ऐसे ले लीजिए और यहाँ पे ऐसे, तो देखिए दो इक्वेशन होते हैं, एक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन क्या है सेकेंड, तो यहाँ पे ऐसे होगा और कोई एक जगह पॉइंट पे क्या होगा ग्राफ कटेगा, तो इसका ग्राफ क्या जाता है, प्रतिच्छेदी जाता है। अब मैं आगे बात करता हूँ, जैसे कि देखिए क्या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्यों चीज c1 बटा c2। तो देखिए इस कंडीशन का जब रहा तो देखिए मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे 2x प्लस कितना 3y बराबर कितने 5, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4x प्लस कितना 6y बराबर कितना 10। तो देखिए 4 बटा कितना 2 बटा 4 बराबर 3 बटा 6 बराबर 5 बटा कितना 10, 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, ये क्या है सब बराबर है। तो जब सब बराबर होते हैं तो इसका ग्राफ क्या होते हैं, समपाती जाते हैं, ठीक है, क्या जाते हैं समपाती जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि समपाती क्या होते हैं। तो देखिए तो समपाती का मतलब ये है कि जैसे कि मैं मान लेता हूँ दो इक्वेशन आएंगे, तो एक ग्राफ इसका आएगा और एक क्या है इसका आएगा, तो इन दोनों के जो पॉइंट के एक्स वाई के जो वैल्यू आएंगे वो क्या, वो दोनों एक ही इसी पॉइंट पे क्या होंगे, कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे करेंगे, नोटिस करेंगे, ठीक है, किसी और लाइन पे नहीं जाएंगे। तो ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 बराबर यहाँ पे जाते हैं समपाती हल, ठीक है। अब इसका होता है अंतः अनेक हल भी कहा जाता है। अब देखिए मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2, इसका क्या होता है समानांतर होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल छोटा ही लेता हूँ, जैसे कि 2x प्लस 3y बराबर कितना 7, और यहाँ पे ले लेता हूँ कितना 4x प्लस कितना 6y बराबर कितना 8। तो देखिए 2 बटा कितना 4, 3 बटा कितना 6, और यहाँ पे मैं क्या लिया 6 बटा 8, देखिए कट 1 बटा 2 1 बटा 2, लेकिन ये कटा कितना 3 बटा कितने 3 बटा 4। तो देखिए यहाँ पे ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बाई c2 होता है तो उस इसका ग्राफ क्या जाता है समानांतर जाता है। तो देखिए समानांतर ग्राफ कैसे जाते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेके बता देता हूँ साइड से। देखिए दरअसल ये आपको ग्राफ में भी क्या होंगे काम देंगे। जैसे कि मान लेता हूँ दो इक्वेशन थे, एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे लाइन खिंचाएगा और एक इसका एक ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे जाता है और ये अनंत पे भी नहीं करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, अगर ये बहुपद से कुछ देखिए ये सारे जो पिछले हैं
अम, जो मैंने अब तक पढ़ाए थे उस सब का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे एपी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।